आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में मंगलवार 16 जून का राष्ट्रीय स्तर का ऑडियो बुलेटिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना के खतरे से निपटने के साथ ही साथ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कोरोना संकट पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करते हुए कहा कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम कोरोना को जितना रोक पाएंगे उतना ही हमारी अर्थव्यवस्था खुलेगी, हमारे दफ्तर खुलेंगे, मार्केट खुलेंगे, ट्रांसपोर्ट के साधन खुलेंगे और उतने ही रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में हजारों लोग विदेशों से भारत लौटे हैं और लाखों प्रवासी मजदूर अपने घर पहुंचे हैं। यातायात के लगभग सभी साधन खुल गए हैं। उसके बाद भी भारत में कोविड-19 का असर दूसरे देशों की तुलना में कम है। देश में रिकवरी रेट 50% से ऊपर हो गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना से किसी भी मौत दुखद है, लेकिन यह भी सच है कि भारत उन देशों में है जहां कोरोना से कम मौतें हुई हैं। उन्होंने कहा कि मास्क पहनना जरूरी है, साथ ही 2 गज की दूरी, हैंड वॉशिंग और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी है। बाजारों के खुलने और लोगों के घर से बाहर निकलने के कारण ये उपाय जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों के दौरान किए गए प्रयासों का नतीजा अब दिखने लगा है। अर्थव्यवस्था की पटरी पर लौटने के संकेत मिलने लगे हैं। खरीफ की बुआई में पिछले साल के मुकाबले 12 से 13% की बढ़ोतरी हुई है। रिटेल में डिजिटल पेमेंट लॉकडाउन के पहले के स्तर का करीब 70% पहुंच गया है, जो इस बात का संकेत है कि देश में आर्थिक गतिविधियां पटरी पर लौट रही हैं। उन्होंने कहा कि अधिकतर राज्यों में कृषि, बागवानी और एमएसएमई का बड़ा हिस्सा है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत इन क्षेत्रों के लिए कई उपायों की घोषणा की गई है। इससे इन क्षेत्रों को फायदा होगा, उद्योगों को तेजी से क्रेडिट मिलेगा और वे जल्दी से जल्दी अपना काम कर पाएंगे। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई है। सोमवार रात हुई इस घटना में दोनों ओर के जवान हताहत हुए। सेना की ओर से जारी बयान के मुताबिक 1 अधिकारी और 2 जवान शहीद हुए हैं। घटना के बारे में जो शुरुआती जानकारी आ रही है उसके मुताबिक सीमा पर गोली नहीं चली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी सैनिकों ने लाठी, डंडों और पत्थरों का इस्तेमाल किया। 3 जवान किस तरह शहीद हुए इससे लेकर कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। अटकलें लग रही हैं कि चीनी सैनिकों ने धक्का मुक्की की, जिससे भारतीय सैनिक फिसल गए और खाई में जा गिरे। हालांकि अभी सेना की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। सेना के मुताबिक गलवान घाटी में हालात ठीक करने के लिए दोनों देशों के मेजर जनरल्स बात कर रहे हैं। सोमवार रात हुई झड़प में दोनों ओर के सैनिक मारे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने 3 से ज्यादा सैनिकों को खोया है, जबकि कई घायल हुए हैं। घायलों को स्ट्रेचर पर ले जाते देखा गया है। हालांकि सेना ने अपने बयान में सिर्फ इतना कहा है कि दोनों तरफ नुकसान हुआ है। चीनी सैनिकों की तरफ से लाठी, डंडों और पत्थरों के इस्तेमाल की बात भी सामने आ रही है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 52.46% हो गई है। अब तक 1,80,013 संक्रमित रोगी ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 10,215 लोग स्वस्थ हुए, जबकि 1,53,178 रोगियों का उपचार अभी चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 10,667 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 3,43,091 हो गई है। इस दौरान इस वायरस से 380 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही मृतकों का आंकड़ा 9,900 पर पहुंच गया है। मृतकों की दर 2.88% हो गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे कोविड से संबंधित उपचार के लिए निजी क्षेत्र के अस्पतालों से विचार विमर्श करें, ताकि अधिक बिस्तरों और अन्य उपचार सेवाओं की व्यवस्था हो सके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से भी यह कहा है कि वे निजी अस्पतालों के सेवा शुल्क पर भी नजर रखें और पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करें। तमिलनाडु, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना,
कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों ने यह पहल शुरू भी कर दी है। मंत्रालय ने कहा कि देश में अब प्रतिदिन 3 लाख कोरोना नमूनों की जांच की क्षमता उपलब्ध है। अब तक देश भर में 60 लाख नमूनों की जांच हो चुकी है, जिनमें से लगभग 1.5 लाख नमूनों की जांच पिछले 24 घंटों में की गई है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में 1,54,935 नमूनों की जांच की गई। पूरे देश में अब तक 907 प्रयोगशालाओं को कोविड-19 की जांच की अनुमति दी गई है, जिनमें से 659 सरकारी और 248 निजी प्रयोगशालाएं शामिल हैं। केंद्र सरकार ने कुछ मीडिया में प्रकाशित इस खबर का खंडन किया है कि उसने अपने कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी को अगले साल तक के लिए स्थगित कर दिया है। एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का आदेश वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट APAR जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ाने को लेकर है, न कि कर्मचारियों के वेतन वृद्धि से संबंधित। दिल्ली सरकार ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिया है कि वह सभी निर्धारित अस्पतालों के कोरोना वार्ड में CCTV कैमरे लगाए। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्य सचिव को निर्देश दिया था कि वे इन अस्पतालों की सेवाओं और मरीजों से संबंधित मामलों की समुचित निगरानी के लिए वहां CCTV कैमरे लगाएं। दिल्ली सरकार के आदेश में 24 घंटे के अंदर CCTV कैमरे लगाने का निर्देश दिया गया है। इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन बोर्ड ने बंबई उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसके विद्यार्थियों के पास जुलाई में लंबित परीक्षा के लिए उपस्थित होने या आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंतिम परिणाम निर्धारित करने का विकल्प होगा। कल पेश किए गए एक नोट में बोर्ड ने कहा कि भारत और विदेशों में सभी विद्यार्थियों के पास यह विकल्प होगा। ICSE ने कहा कि उससे संबद्ध स्कूलों में से प्रत्येक को अपने विद्यार्थियों द्वारा चुने गए विकल्प का पता लगाने और 22 जून से पहले बोर्ड को सूचित करने की आवश्यकता होगी। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति SS शिंदे की खंडपीठ मुंबई निवासी अरविंद तिवारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें महाराष्ट्र भर में 2 से 12 जुलाई तक 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के ISCE के फैसले को चुनौती दी गई थी। महाराष्ट्र में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए श्री तिवारी ने दावा किया था कि विद्यार्थियों के लिए परीक्षा में शामिल होना सुरक्षित नहीं होगा। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत आज खाड़ी देशों मॉस्को, मिस्र और मालदीव से 1600 भारतीय आज केरल के कोच्चि पहुंचेंगे। मालदीव में फंसे 168 भारतीय आज एयर इंडिया की विशेष उड़ान से तिरुअनंतपुरम और बेंगलुरु लौटेंगे। 2 और विशेष उड़ानें अगले 2 दिनों में दिल्ली, कोलकाता और भुवनेश्वर के लिए निर्धारित है। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत अब तक मालदीव से 3500 से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया गया है। समुद्र सेतु अभियान के तहत नौसेना के जलपोत के जरिए करीब 2000 लोगों को स्वदेश लाया गया। मालदीव में 25,000 से अधिक भारतीय नागरिक रहते हैं। दिल्ली और अहमदाबाद के लिए 166 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का एक विमान आज ढाका से रवाना हुआ। विमान में दिल्ली के 120 और अहमदाबाद के 46 यात्री सवार हैं। दिल्ली के लिए ये तीसरी उड़ान है, जबकि अहमदाबाद के लिए पहली। बांग्लादेश से भारतीयों को निकालने का अभियान 8 मई को आरंभ हुआ था। कोविड-19 महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के स्थगित होने के बाद विदेशों से भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किए गए वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण की यह दूसरी उड़ान है। सिक्किम में राज्य मंत्रिमंडल ने कल गैर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब लोगों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% केंद्रीय आरक्षण देने का निर्णय लिया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री के सचिव SG ढाकल ने गंगटोक में एक संवाददाता सम्मेलन में दी। उन्होंने कहा कि यह ऐसे वर्ग की लंबे समय से आकांक्षा थी जो अखिल भारतीय सेवाओं सहित नौकरियों और शिक्षण के लिए राज्य से बाहर जाना चाहते थे। जम्मू कश्मीर में आज सुबह 7 बजे 5.8 तीव्रता का भूकंप आया। हालांकि किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। इस भूकंप का केंद्र तजाकिस्तान में था। श्रीनगर, किश्तवाड़ और डोडा जिलों सहित कश्मीर घाटी के अधिकतर इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए।
जम्मू में भी झटके महसूस किए गए। पिछले 3 दिनों में केंद्र शासित प्रदेश में यह तीसरा भूकंप है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को करीब 16,000 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। उन्होंने कहा कि 100% आपात ऋण गारंटी योजना के तहत इन बैंकों ने करीब 32,000 करोड़ रुपए के कर्जों को मंजूरी दे दी है। सबसे ज्यादा धनराशि भारतीय स्टेट बैंक ने वितरित की, जिसके बाद केनरा बैंक का स्थान है। स्टेट बैंक ने 8,776 करोड़ रुपए वितरित किए, जबकि केनरा बैंक ने 1,306 करोड़ रुपए वितरित किए। आप सुन रहे थे शरद खरे से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में मंगलवार 16 जून का राष्ट्रीय स्तर का ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 17 जून को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं। आज हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की चैनल को आप सब्सक्राइब कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर ब्राउज़र को खोलिए या तो YouTube को खोलिए। YouTube आपके पास होगा। YouTube पे आप उसके बाद सर्च बटन दबाइए। सर्च में आप लिखिए LIMTYKHARE। इस तरह आप ये स्पेलिंग लिखिए। इसके बाद ये खुला दिखेगा आपको। ये देखिए आप, ये आपको खुला दिख रहा है। इसमें आप देखिए लाल रंग से सब्सक्राइब आपको जो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, इसको आप दबाएंगे। जैसे ही आप दबाते हैं उसके बाद इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद इसके दाएं कोने की तरफ जाइए। दाएं कोने में आप देखिए पर्सनलाइज, नन और ऑल आपको दिख रहा है। आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर जितने भी वीडियोस डलेंगे वे तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको एक के बाद एक जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सारे के सारे वीडियोस आपको मिलना चालू हो जाएंगे। इस तरह से आप ज़रूरी जानकारियाँ, ज़रूरी ख़बरों, ज़रूरी अन्य चीज़ों से वंचित नहीं रह पाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का YouTube चैनल आप सब्सक्राइब करें और पल पल की जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहेंगी। इस तरह आप कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब। नमस्कार।